हेलो दोस्तों, टारगेट यूपी पीसीएस वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू रिवीजन सीरीज है ये हमारी। और स्वागत है आपका इस सीरीज में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोज 9 बजे अपने इस चैनल पर लाइव प्रोग्राम लेकर आते हैं, जिसमें कि हम डेली की जो न्यूज एनालिसिस होती है उसके आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने रखते हैं, उसकी व्याख्या रखते हैं। अब ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हम उनमें से जो महत्वपूर्ण सवाल होते हैं उसको आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आते हैं साप्ताहिक रूप से। तो इस सप्ताह के महत्वपूर्ण वो कौन से प्रश्न हैं जो आपकी आगामी परीक्षा में सहायता करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीकली जो कि टारगेट यूपी पीसीएस के लिए हमारा ये सेशन है। इसमें अब हाल ही में पीएम मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान किस देश द्वारा प्रदान किया गया। देखिए, यह सम्मान चर्चा में था, इस पर विस्तार से चर्चा भी हुई थी। तो आपको बता दें कि रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर जो ग्रैंड क्रॉस ये है सम्मान, ये दिया गया है किसके द्वारा, तो स्वीडन के द्वारा इसको दिया गया है। और आप जानते हैं कि स्वीडन का हेड ऑफ गवर्नमेंट को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान ये है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और पीएम मोदी को ये कौन सा सम्मान है, अगर नंबर के हिसाब से देखें तो 31वां ये वैश्विक सम्मान है जो कि दिया गया है, इसको आप याद रखेंगे। और ये बेसिकली जब 5 देशों की यात्रा में थे, उसी क्रम में स्वीडन में गोथेनबर्ग में यहाँ पर जो वहां के पीएम थे जिनका नाम है वुल्फ क्रिस्टरसन, उनके साथ पीएम की मुलाकात भी हुई, प्रतिनिधि मंडल के लेवल की बातचीत भी हुई और साथ साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें कि आप ग्रीन ट्रांजिशन कह सकते हैं, एआई कह सकते हैं, रक्षा, अंतरिक्ष और तमाम जन संबंधों को लेकर भी चर्चा हुई है। फिलहाल स्वीडन के द्वारा और पीएम को मिलने वाला 31वां सम्मान है, ये दिया गया है। ठीक, तो याद रखेंगे आप। चलिए व्याख्या देखिए। तो स्वीडन ने रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया। स्वीडन द्वारा किसी भी हेड ऑफ गवर्नमेंट को दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान है, इसलिए महत्वपूर्ण। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में मेरठ में अत्याधुनिक शू टेस्टिंग प्रयोगशाला स्थापित की गई है। दूसरा है, यह प्रयोगशाला फुटवियर उत्पादों की गुणवत्ता जांच कर भारत के फुटवियर क्षेत्र की गुणवत्ता आश्वासन व्यवस्था को मजबूत करेगी। देखिए, यहाँ पर जो कथन है, यहाँ पर मेरठ नहीं है बल्कि इसकी स्थापना कहाँ की गई है, शू टेस्टिंग के लिए जो लेबोरेटरी है उसकी स्थापना की गई है बेसिकली गाजियाबाद में। तो यहाँ पर पहला आपका कथन गलत है, दूसरा आपका कारण जो है बिल्कुल सही है। एनटीएच के द्वारा, यानी कि नेशनल टेस्टिंग हाउस जो है गाजियाबाद में, अब ये क्या करेगा, ये अत्याधुनिक शू लेबोरेटरी यानी कि शू को टेस्ट करेगा कि वो वैज्ञानिक तरीके से बना हुआ है कि नहीं। इससे क्या फायदा होगा, तो दिल्ली, एनसीआर, कानपुर, आगरा और साथ साथ यहाँ जितने निर्माण केंद्र हैं जो कि शू बनाते हैं, और उन केंद्रों का क्या होगा, और ज्यादा ये प्रतिस्पर्धी होंगे वैश्विक रूप से। तो फुटवियर क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, मजबूत होगा। प्रयोगशाला टेस्टिंग एडवांस होगी, जिससे कि ये प्रतिस्पर्धी और ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर फिलहाल ये मेरठ नहीं बल्कि कहां पर होगा, गाजियाबाद में। तो पहला आपका कथन सही नहीं है, कथन गलत है, लेकिन कारण आपका सही है, तो डी विकल्प सही होगा। तो ये अत्याधुनिक शू टेस्टिंग लैब स्थापित कहां किया गया है, तो ये किया गया है गाजियाबाद में। ये आपको चूंकि राज्य विशेष का प्रश्न है इसलिए महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ध्यान देंगे, आगामी परीक्षाओं में ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 11वीं शताब्दी के चोल ताम्रपत्र भारत को किस देश ने लौटाए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि स्टैटिक करंट दोनों से संबंध ही इसका है। अब देखिए, यहाँ पर चोल ताम्रपत्र है और इसको किस देश ने लौटाया, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड या इटली। तो देखिए, ये जो पीएम मोदी हैं वो नीदरलैंड की जब यात्रा के क्रम में थे, तो उसी दौरान वहां पर 11वीं सदी के चोल जो ताम्रपत्र हैं वो लौटाए गए। इनकी संख्या कितनी थी, तो इनकी संख्या थी 23। इसमें से 5 जो थे वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक, तो 5 किस लैंग्वेज में है, संस्कृत में है, और बाकी आप देखेंगे 16 जो है उनकी भाषा क्या है, कमेंट करके बताएं, क्योंकि ऑलरेडी आपको ये बताया जा चुका है। 16 की भाषा अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो हम बताते हैं, भाषा उनकी है तमिल। ठीक, तमिल भाषा में है। तो ये 23 जो है ये ताम्रपत्र, इनका संबंध किससे है, तो चोल साम्राज्य से है। और बेसिकली इस पर जब देखेंगे जो मुहर है तो वो 2 शासकों की है। एक तो राजेंद्र फर्स्ट की, जिनको कि आप जानते हैं कि उनकी विजय के लिए जाना जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया तक गंगा तक विजय अभियान किया, तो उन्होंने फिर उसके लिए गंगा कौंचोल की उपाधि भी धारण की। और इस साम्राज्य को स्टैब्लिश करने वाली व्यक्ति कुलोत्तुंग फर्स्ट जो थे, कुलोत्तुंग चोल जिनको कहा जाता है, उनकी भी मुहर इस पर है। तो 2 लोगों की मुहर है, जिनमें कि राजेंद्र फर्स्ट और कुलोत्तुंग फर्स्ट की मुहर है। तो आप याद रखेंगे इन 2 शासकों का नाम भी। ठीक, कुलोत्तुंग, तो कुलोत्तुंग और राजेंद्र दोनों की इस मुहर पर, यहाँ पर इस पर अंकित है। तो नीदरलैंड ने 11वीं शताब्दी के चोल ताम्रपत्र को भारत को क्या किया है, लौटा दिया। और ये कहां पर रखे गए थे, तो लीडेन यूनिवर्सिटी की एशियन लाइब्रेरी में सुरक्षित है। 21 बड़े हैं, 3 छोटे हैं, जिसमें की भाषाएं 5 ताम्रपत्र संस्कृत में है और 16 तमिल भाषा में है। क्या कौन कौन है, किसका अंकित है मुहर पर, तो राजेंद्र चोल फर्स्ट और कुलोत्तुंग चोल फर्स्ट की मुहर इस पर अंकित है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने विजिट माय स्टेट अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत राज्य संचालित संग्रहालयों में किसे मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा? तो बेसिकली ये जो अभियान शुरू किया गया है विजिट माय स्टेट, ये यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से शुरू किया गया है और सांस्कृतिक, धार्मिक या पर्यावरण जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसके अंतर्गत चाहे वो मंदिर पर्यटन हो, चाहे वो गौशाला पर्यटन हो, चाहे स्वास्थ्य या ग्रामीण पर्यटन हो, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसी के तहत इसमें राज्य संचालित जो संग्रहालय हैं वहां पर 2 महीने तक जो है वो निःशुल्क रूप से बच्चों और फैमिली को प्रवेश दिया जाएगा। इस पर्यटन सर्किट की अगर बात करें तो इसमें अयोध्या, वाराणसी, आगरा, मथुरा, प्रयागराज, लखनऊ और मिर्जापुर सम्मिलित है। तो इसमें फिलहाल किसको प्रवेश दिया जाएगा? तो यहाँ पर बच्चों और फैमिली को, यानी विकल्प या आपका सी सही होगा। तो याद रखेंगे कि विजिट माय स्टेट किसके द्वारा शुरू किया गया है? यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा शुरू किया गया घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें कि सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यावरण तीनों ही पर्यटन शामिल है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न कौन सा है उस पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना देंगे। अगर आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी में कहीं से भी आपको लगता है कि गाइडेंस की जरूरत है, उसकी वजह से आपका प्रीलिम्स रुक रहा है, तो आपको एक बेहतर गाइडेंस मिलेगा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स लाइव ऑनलाइन कोर्स पे। इस कोर्स में पूरे सिलेबस को बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, आपको तैयार किया जाएगा प्रीलिम्स के लिए। तो यहाँ पर ये कोर्स आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। ये दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। 12 महीने तक इसकी वैलिडिटी होती है, तो आप जितनी बार चाहें 12 महीने तक इसके वीडियोस को देखकर अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। इसके बारे में कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो 2 तरीके हैं। एक तो आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर जाके आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स लाइव ऑनलाइन कोर्स को जिस भी भाषा में आप लेना चाहते हैं उसमें सर्च कर लें। वहां पर सारे फीचर्स दिए हुए हैं, इसकी कितनी फी होगी वो भी दी हुई है। इसके बाद भी आपको लगता है उसके अतिरिक्त कोई सवाल है, वहां पर आप उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, तो 8750187501 ये नंबर है। इस नंबर पर जो आपके अन्य सवाल हैं वो सारे सवाल के जवाब मिलेंगे। तो इस नंबर की भी सहायता आप ले सकते हैं और दृष्टि लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर ही लीजिए। चलिए अगला सवाल है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल किस संगठन द्वारा प्रदान किया गया? यूनेस्को, आईएमएफ, एफएओ या डब्ल्यूटीओ? तो देखिए एफएओ के द्वारा, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा प्रदान किया गया। अब देखिए एफएओ अवार्ड की चर्चा क्यों हो रही है? इस अवार्ड की चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि उसके द्वारा ये दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है, यानी कि एफएओ जो सम्मान देता है उसका सर्वोच्च सम्मान क्या है? एग्रीकोला अवार्ड है। और आप जानते हैं कि एफएओ की स्थापना कब हुई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो परिस्थितियां थी उसमें खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, भूखमरी को ध्यान में रखते हुए 16 अक्टूबर 1945 को इसको स्टैब्लिश किया गया था और कनाडा के क्यूबेक में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक, अब यहाँ पर इस पुरस्कार को अगर दिया जाता है तो इसका मतलब कि जो देश है, जिस देश को दिया जा रहा है पुरस्कार, वो भूख, कुपोषण, कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर को सुधारने में, इसका मतलब कि उसका बेहतर रोल है, क्योंकि यही इसका लक्ष्य भी है कि वो किसी भी देश में भूख की स्थिति, कुपोषण की स्थिति, कृषि उत्पादकता को बढ़ाए, ग्रामीण आबादी का जीवन स्तर सुधारे और साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का सस्टेनेबल कैसे यूज किया जाए, इन सारी चीजों पर फोकस होता है। तो फिलहाल पीएम को जब इस सम्मान से सम्मानित किया गया तो उन्होंने अपने सम्मान को किसानों को, पशुपालकों को, मछली उत्पादकों को, कृषि वैज्ञानिकों को और कृषि श्रमिकों को ये डेडिकेट किया। आपको पता होना चाहिए कि 16 नवंबर 1945 को इसमें जो विकल्प में दिया गया है यूनेस्को, उसकी स्थापना हुई थी। और आईएमएफ 1944 का जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके तहत अगर आप देखेंगे तो किसकी स्थापना हुई थी? चलिए जवाब दीजिए, जल्दी बताइए। इसी विकल्प में वो भी शामिल है जो कि औपचारिक रूप से 1945 में अस्तित्व में आता है, आईएमएफ। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या सही था? एफएओ। इसके द्वारा प्रधानमंत्री को क्या दिया गया? एफएओ के द्वारा प्रदान किया जाने वाला एग्रीकोला मेडल, जो कि सर्वोच्च सम्मान होता है। तो एफएओ का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल, नाम याद रखेंगे। एफएओ के मुख्यालय रोम में दिया गया, इटली के रोम में इसका मुख्यालय है। और किसान, पशुपालक, ये कृषि वैज्ञानिक, इनको इन्होंने डेडिकेट किया है पीएम ने। ये सम्मान क्या बताता है? तो ये सम्मान बताता है कि भारत जो है वो खाद्य सुरक्षा, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट या सस्टेनेबल जो हम कह सकते हैं तरीके से कृषि है, उसके दिशा में प्रतिबद्धता का प्रतीक है, यानी कि भारत इस दिशा में बेहतर काम कर रहा है। ठीक, अगला है कि हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 किस पुस्तक ने जीता? हार्टलैंड, ताइवान ट्रेवलग, द वेजिटेरियन या टॉम्ब ऑफ सैंड? ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर इस पुरस्कार की बात करें, ताइवान जो ट्रेवलग ने जीता है इस पुरस्कार, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बी विकल्प आपका सही है। और ये पुरस्कार बेसिकली इंटरनेशनल जो बुकर प्राइज 2026 है, ये मंदारिन चाइनीज भाषा में ये लिखा गया है। ठीक, तो मंदारिन चाइनीज भाषा में किसी भी
अगर हम कहें मंदारिन चाइनीज भाषा में कोई भी ऐसा उपन्यास पहली बार ये है जो कि इंटरनेशनल जो बुकर प्राइज है उसको जीता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। साथ साथ आप याद रखिए इसमें क्या, इसको लिखा किसने है, तो यांग शुआंग जी ने इसको लिखा है। कौन लिखा है? यांग शुआंग जी ने लिखा है। ठीक, तो यांग शुआंग जी ने इसको लिखा है, वियतनाम की ये है। ठीक, और बेसिकली ये अगर इसका अनुवाद किसने किया है, चूंकि आप जानते हैं कि ये अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तकों को प्रदान किया जाता है, तो इसका अनुवाद किया है लिन किंग ने किया है। ठीक, तो लिन किंग ने इसका अनुवाद किया है। ठीक, हार्टलैम को कब मिला था इंटरनेशनल बुकर प्राइज? कमेंट करके बताइए। टॉम ऑफ सैंड को कब मिला था? चलिए टॉम ऑफ सैंड को बता देते हैं, वर्ष 2022 में मिला था। ठीक, और हार्ट लैम्प को कब मिला था? हार्ट लैम्प को तो अभी पिछली बार ही मिला था, रेत समाधि जो गीतांजलि श्री का है, और हार्ट लैम्प को भी बानो मुश्ताक को मिला था। ठीक है ना, ये पिछली ही बार था, तो 2025 में है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर इसकी लेखिका कौन है? यांग शुआंग जी, अनुवाद लिन किंग ने किया है, और ताइवान ट्रेवेलॉग इस विजेता उपन्यास का नाम है। मैंडारिन चाइनीज भाषा में अब तक किसी को ये पुरस्कार नहीं मिला था। अब ये इसमें पृष्ठभूमि में क्या वर्णन है, तो 1938 के जापानी शासनकाल वाले ताइवान की पृष्ठभूमि पर आधारित है। और यहाँ पर बेसिकली जो फूड कल्चर है, प्रेम और कोलोनियलिज्म यानी कि उपनिवेशवाद को यहाँ पर प्रमुख विषय के रूप में रखा गया है, इसी को बताया गया। ठीक है, अब ये अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक को मिलता है जो कि ब्रिटेन में या आयरलैंड में प्रकाशित हुई हो, साथ साथ फिक्शन या लघु कथा को दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ तथ्य हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 कहां आयोजित किया गया? लेह, मेघालय, जैसलमेर या अंडमान निकोबार? तो याद रखिए इसका सही जवाब क्या है, तो मेघालय, बी विकल्प आपका सही है। मेघालय में अगर आप देखेंगे तो जो उमरोई मिलिट्री स्टेशन है वहीं पर बहुपक्षीय ये सैन्य अभ्यास हुआ, जिसमें कि 12 मित्र राष्ट्रों ने इसमें हिस्सा लिया। और जो अर्ध पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, दुर्गम क्षेत्र होते हैं, वहां पर ज्वाइंट टेक्टिकल ऑपरेशन कैसे हो और साथ साथ सामरिक दक्षता का डेवलपमेंट कैसे हो, अडॉप्टेशन और सहनशक्ति कैसे डेवलप हो, ये सारी चीजें इसके माध्यम से तय की गई। और वो मुख्य रूप से जो केंद्रित था, ये किस विषय पर केंद्रित था, तो याद रखेंगे ये मुख्य इसका केंद्र क्या था? आतंकवाद के खिलाफ मिलकर तैयार रहना। तो आतंकवाद इसके सेंटर में था। तो मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन में कौन कौन 12 मित्र राष्ट्र? तो भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशल्स, श्रीलंका, वियतनाम सहित 12 मित्र राष्ट्र इसमें इस अभ्यास में हिस्सा लिए। तो प्रगति का संबंध किससे है? मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन में, और 12 मित्र राष्ट्र इसमें साथ में अभ्यास किए। 2 सप्ताह तक आतंकवाद रोधी सैन्य अभ्यास है। ठीक, ये भी पूछा जा सकता है कि इसका संबंध किससे है सीधे तौर पर, तो ये प्रगति 2026 आतंकवाद रोधी सैन्य अभ्यास है। हाल ही में इतालवी चित्रकार जियाम पाओलो टोमासेट्टी ने किस भारतीय शहर पर आधारित अपनी कला को प्रस्तुत किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछा जा सकता है। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वाराणसी पर आधारित अभी अपनी एक कलाकृति जो है वो भेंट की। अब इनकी बात करें तो पीएम जब रोम यात्रा पर थे तो रोम यात्रा में ही पीएम से ये मिले, वहां पर 5 कलाकार मिले, उनमें से एक ये भी थे। इन्होंने अपनी जो कलाकारी है, अपनी जो पेंटिंग है वो प्रस्तुत की पीएम के सामने। और जियाम्पोलो टोमासेट्टी की अगर बात करें तो ये 4 दशक से, लगभग ये कितने साल से कर रहे हैं पेंटिंग? 40 वर्षों से कर रहे हैं। और उसमें भी सेंटर में क्या है, तो भारतीय संस्कृति है। महाभारत के ऊपर इन्होंने 23 पेंटिंग्स बनाई हैं। इसके अलावा 2008 से 13 में महाभारत पर 23 पेंटिंग के अलावा 1980 से अगर देखेंगे तो वैदिक कल्चर पर इन्होंने काफी पुस्तकों की चित्रकारी की है। तो ये याद रखेंगे कि ये बेसिकली जो पेंटिंग करते हैं उसमें भारतीय संस्कृति इनके केंद्र में होती है। तो इन पर सवाल आ सकते हैं, महत्वपूर्ण है ये, याद रखिएगा। और 2027 को भारत और इटली के बीच में संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में दोनों देश मिलकर मनाएंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल इसी के अंतर्गत आप देख लीजिए है। और इटर्नल सिटी के रूप में रोम और काशी इसको बताया गया है पीएम मोदी के द्वारा। तो ये इनसे जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य भी हैं, आपको याद रखना। तो पीएम मोदी ने रोम यात्रा के दौरान इनसे मुलाकात हुई जब उन्होंने वाराणसी पर आधारित एक पेंटिंग पीएम मोदी को गिफ्ट की। ठीक, पिछले 4 दशकों से भारतीय संस्कृति से जुड़े कार्य जो आपको बताए गए, वैदिक कल्चर पर इन्होंने काम किया, और साथ साथ 2008 से 13 के दौरान 23 बड़ी पेंटिंग्स इन्होंने बनाई जो कि महाभारत पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में किस बीमारी को लेकर स्वास्थ्य परामर्श यानी कि हेल्थ एडवाइजरी जारी की? निपाह वायरस, कोविड-19, इबोला या जीका वायरस? सही जवाब क्या है? इबोला वायरस, क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि जो इबोला वायरस जो पहली बार 1976 में अफ्रीकी कंट्रीज में आपको देखने को मिला था, अफ्रीकी कंट्रीज में दक्षिणी सूडान और साथ साथ डीआर कांगो में इसको चिन्हित किया गया था 1976 में।
हाल ही में क्या हुआ, इसका प्रकोप फिर से दिखाई दिया है और इसके आधार पर एक हेल्थ इमरजेंसी भी बताई गई, विशेष तौर पर इन देशों में जिसमें कि दक्षिणी सूडान, डीआर कांगो के साथ साथ आप देखेंगे युगांडा भी एक है। तो इन तीनों देशों में स्थिति काफी सीवियर बताई गई है और उसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर इन जगहों से कोई व्यक्ति उन ट्रांजिट रूट का इस्तेमाल करते हुए भारत में आता है तो उस तरह से भारत में उसके लिए भी हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी गई है। आप जानते हैं कि ये रोग जो है वो जूनोटिक भी है, यानी कि एनिमल से ह्यूमन को भी हो सकता है और ह्यूमन से ह्यूमन संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी हो सकता है, हवा के माध्यम से ये रोग नहीं फैलता है। पशु पक्षियों की बात करें तो इसमें विशेष रूप से शाही और चमगादड़ उसके माध्यम से ये फैलता है। तो ये आपको याद रखने हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। और इबोला की अगर बात करें तो आर्थो इबोला वायरस परिवार से इसका संबंध है। अब इसको आर्थो इबोला वायरस कहते हैं, पहले इबोला वायरस बोला जाता था। तो डब्ल्यूएचओ ने इबोला प्रकोप को अब क्या घोषित कर दिया है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया है। और इससे प्रभावित जो देश है वहां से आने वाले लोगों के लिए जो भारत का डायरेक्टर जनरल हेल्थ जो सर्विसेज है डीजीएचएस है उसके द्वारा क्या जारी की गई है, एडवाइजरी जारी की गई है। अब एडवाइजरी उन यात्रियों पर लागू होगी जो कि प्रभावित देशों से आ रहे हैं या वहां से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो डीआर कांगो जो आपको बताया मैंने, साथ साथ युगांडा और साथ साथ साउथ सूडान यानी दक्षिणी सूडान, ये हाई रिस्क कंट्रीज जिनको घोषित किया गया है। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इससे सवाल मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि एक न एक प्रश्न आपको आगामी परीक्षाओं में मिलेगा, क्योंकि ये जो 5 देशों की यात्राएं हुई हैं उसमें भारत के जो उत्पाद हैं उनकी एक इंटरनेशनल ब्रांडिंग की गई है। किसके माध्यम से, तो आप जानते हैं सॉफ्ट डिप्लोमेसी होता है, कोई भी चीज गिफ्ट जब दी जाती है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी ब्रांडिंग होती है। तो यहाँ तमाम भारतीय उत्पादों को पीएम के द्वारा गिफ्ट किया गया इन 5 देशों की यात्राओं के दौरान। वहां के राजे महाराजाओं को, वहां के उच्च पदों पर बैठे हुए पीएम को या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख हम यहाँ से उदाहरण लिए हैं। तो देखिए, जॉर्जिया मेलोनी, लद्दाखी ऊनी स्टोल, वुल्फ क्रिस्टर्सन, मोगा सिल्क स्टोल, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, रोब जेटन, ये क्या क्या इनको दिया गया, आपको सही मिलान करना है। तो देखिए, जॉर्जिया मेलोनी जो है, जो इटली की पीएम है, उनको जब गए तो असम का जो मोगा सिल्क है उससे बना हुआ एक स्टोल देते हैं और इसको गोल्डन सिल्क ऑफ असम भी कहा जाता है। तो जॉर्जिया मेलोनी को क्या दिया गया, मोगा सिल्क स्टोल दिया गया। वुल्फ क्रिस्टर्सन की अगर बात करें तो ये इनको दिया गया है लद्दाखी ऊनी स्टोल दिया गया है। ठीक है, साथ साथ अगर आप देखेंगे वुल्फ क्रिस्टर्सन किस देश के हैं तो याद रखेंगे ये कहाँ के हैं, स्वीडन के हैं, स्वीडन के हैं। ठीक, इसके अलावा जॉर्जिया मेलोनी आपको पता ही है इटली की है। मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की अगर बात कर ले तो इनको क्या दिया गया है, इनको मोहम्मद बिन जायद यूएई के जो है राष्ट्रपति हैं, इनको दिया गया है केसर आम। इनको अन्य भी चीजें दी गई हैं, उसमें रोगन पेंटिंग भी है, केसर आम भी है और मेघालय का अनानास भी है। तो यहाँ पर अगर बात करें केसर आम की अगर बात करें तो ये गुजरात का जीआई टैग प्राप्त आम है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका गुजरात का जीआई टैग है। अब हर चीज की अपनी खासियत है। इसी तरह रोब जेटन की बात करें तो इनको मधुबनी पेंटिंग दी गई है। तो अब ये सारी चीज आपको पढ़ना है किसी न किसी रूप में आपके सामने, या तो मधुबनी पेंटिंग पूछ लेगा, केसर आम पूछ लेगा, मोगा सिल्क स्टोल पूछ लेगा, लद्दाखी ऊनी स्टोल पूछ लेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें रोब जेटन की तो ये नॉर्वे के हैं और इनको अन्य चीजें भी दी गई। इसमें आर्किड पेंटिंग भी है, आर्किड नहीं नॉर्वे के नहीं है, क्षमा करिएगा, रोब जेटन नहीं, ये रोब जेटन को तो मधुबनी पेंटिंग प्रदान की गई है और बेसिकली इनका संबंध किससे है, इनका संबंध नीदरलैंड से है, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्षमा करिएगा, इनका संबंध नीदरलैंड से है। ठीक, और इनको क्या दिया गया, मधुबनी पेंटिंग दी गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको मधुबनी पेंटिंग चूंकि अपने आप में ही बहुत चर्चित रहती है, ये भी, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो विकल्प क्या सही हो जाएगा, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा, यानी कि जॉर्जिया मेलोनी को मिला है मोगा सिल्क का स्टोल दिया गया है, वुल्फ क्रिस्टर्सन जो कि स्वीडन के पीएम है इनको दिया गया लद्दाखी ऊनी स्टोल दिया गया है। बाकी मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को केसर आम, इसके अलावा केसर आम के साथ साथ अनानास भी दिया गया है जो कि आप जानते हैं कि कहाँ का है, मेघालय का है, और साथ साथ इनको दिया गया है रोगन पेंटिंग भी। ठीक है, और रोब जेटन की बात करें तो इनको मधुबनी पेंटिंग प्रदान की गई है जो कि नीदरलैंड। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे सकता है। इसके अलावा नॉर्वे के जो जोनास गार्ड स्टोरे हैं उनको दिया गया है आर्किड पेपर वेट दिया गया है और कुछ उनको प्रेस्ड आर्किड जो पेंटिंग होती है वो भी दिया गया है। अन्य भी और तथ्य हैं तो उनको भी आप देख लीजिए। फिलहाल ये जो महत्वपूर्ण है आपके सामने यहाँ रखा गया है। ठीक, अब किन किन देशों की यात्रा हुई, तो यूएई की हुई, नीदरलैंड की हुई, स्वीडन की हुई, नॉर्वे की हुई और इटली की हुई। और इस दौरान ये चीजें प्रदान की गई जो कि आपको शुरू में ही बता दिया मैंने। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। चलिए
अगला है प्रश्न कि हाल ही में भारतीय वायुसेना की पहली महिला कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर QFI, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, को कौन बना है? पहला है स्क्वाड्रन लीडर सान्या, दूसरा है बी विकल्प है स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह, मानसी सिंह है या अवनी चतुर्वेदी है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है आपका स्क्वाड्रन लीडर सान्या। देखिए स्क्वाड्रन लीडर सान्या की अगर हम बात करें तो ये जो बनी है ये इस श्रेणी में, चूंकि इनकी 3 श्रेणियां होती हैं, सी कैटेगरी होती है, ठीक, जो प्रोबेशनरी अभी ट्रेनिंग चल रही होती है उन लोगों की, एक बी कैटेगरी होती है, सबसे ऊपर ए कैटेगरी होती है। ए कैटेगरी का मतलब कि आप इस लेवल पर जब पहुंच जाते हैं, इस श्रेणी में जब क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपकी क्षमता यह हो जाती है कि आप बेसिकली इसमें जाने के बाद जो इंस्ट्रक्टर हो जाते हैं, यानी कि जो ट्रेनिंग देने वाले हैं उनको भी ट्रेनिंग दे सकते हैं, ठीक है ना। ये इस लेवल, तो इस लेवल पर अभी तक भारतीय वायुसेना में कोई भी महिला नहीं थी पहुंची, अब ये पहली महिला है स्क्वाड्रन लीडर सान्या, तो इसलिए महत्वपूर्ण सवाल है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक। तो पहली महिला कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनकर इतिहास इन्होंने रचा है, और कैटेगरी ए में मिलिट्री एविएटर्स को दी जाने वाली जो सर्वोच्च शिक्षण योग्यता है वो पाई जाती है, वो अब अन्य को प्रशिक्षित करने और उन्नत उड़ान कौशल का मूल्यांकन करने की योग्यता रखती है, ठीक है। तो ये इसकी खासियत थी। ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे इस सप्ताह के। साथ साथ अगले सप्ताह हम फिर एक क्विक रिवीजन लेकर आपके सामने आएंगे, लेकिन डेली जो हमारा प्रोग्राम होता है उसमें हम और थोड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं, कुछ सवाल और होते हैं, अगर उसको आप देखते हैं तो रोज के सवाल आपके तैयार होते हैं, आपका करंट अफेयर मजबूत होता है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर 9 बजे जो लाइव प्रोग्राम होता है उससे जुड़ सकते हैं। एक अभ्यास प्रश्न आपके जिम्मे छोड़ते हैं, इसका जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। इतालवी कलाकार जियान पाओलो टेमासेट्टी ने 2008 से 13 के बीच किस महाकाव्य पर आधारित 23 बड़ी पेंटिंग्स बनाई? महाभारत, रामायण, गीता या उपनिषद? चलिए इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक अगर आपने नहीं किया। 9 बजे लाइव प्रोग्राम हमारा जो आता है उससे जुड़िए। फिलहाल लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।